बच्चा रोना शुरू करेगा। यह ज़िंदगी का एकमात्र दिन होता है जब उस बच्चे के रोने पे उसकी माँ मुस्कुराती है। बाकी बच्चा जब जब रोता है माँ परेशान ही रहती है। यही जन्मदिन की डेफिनेशन एपीजे कलाम ने हमको सिखाई है। एक तरफ मम्मा है, दूसरी तरफ बच्चा है, बीच में प्लेसेंटा है। जो स्ट्रक्चर इधर बेटा हाथ धो के आया करो, यहाँ पे झाड़ते रहते हो तुम लोग हैं, अचार वचार खाते रहते हो। एक तरफ मम्मा है, दूसरी तरफ बच्चा है, बीच में प्लेसेंटा है। इस प्लेसेंटा को हम लोग फीटल लंग कहते हैं। भाई साहब मुझे नहीं आती टॉपिक को लिंक करना, मेरे बाकी टॉपिक बहुत कमज़ोर हैं, आप लोग जानते ही हो। एक तरफ मम्मा है, दूसरी तरफ बच्चा है, बीच में प्लेसेंटा है। इस प्लेसेंटा को हम लोग फीटल लंग कहते हैं क्योंकि अभी इसके लंग्स डेवलप नहीं हुए, कोलैप्स्ड कंडीशन में। जब बच्चा पैदा होगा तब पेट पे थपकी मारेंगे, बच्चा रोना शुरू करेगा। यह ज़िंदगी का एकमात्र दिन होता है जब उस बच्चे के रोने पे उसकी माँ मुस्कुराती है। बाकी बच्चा जब जब रोता है माँ परेशान ही रहती है। यही जन्मदिन की डेफिनेशन एपीजे कलाम ने हमको सिखाई है कि जन्मदिन ज़िंदगी का एकमात्र दिन था जिस हमारे रोने पे हमारी माँ मुस्कुराई थी। और जैसे ही पीठ पे थपकी मिलेगी, स्टिमुलेशन मिलेगा, एल्विलाई जो कोलैप्स थी वो ओपन हो जाएगी, एटेलेक्टेसिस रिमूव हो जाएगा। इसमें सरफेस टेंशन का भी बड़ा शानदार रोल रहता है। एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स अपना रोल प्ले कर जाते हैं। खैर इन सब से हमें क्या ऐसे थोड़ा ना कोई पड़ता है। तो एक तरफ मम्मा है, दूसरी तरफ बच्चा है, बीच में प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा को जो स्ट्रक्चर इस फीटस के साथ में कनेक्ट करेगी वो अम्बिलिकल कॉर्ड है। अम्बिलिकल आर्टरीज, अम्बिलिकल वेन पे वही कंसेप्ट लगता है। हेलो, इस पे नंबर भी पूछ लेगा कि आर्टरी 2 है या वेन 2 है ना। अम्बिलिकल आर्टरीज, अम्बिलिकल वेन पे वही कंसेप्ट लगता है जो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन पे लगता है। ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड का एक्सेप्शनल केस होता है। आर्टरी में ऑक्सीनेटेड होगा लेकिन पल्मोनरी और अम्बिलिकल में डीऑक्सीनेटेड रहेगा। ये प्लेसेंटा इस बच्चे की जरूरत होती है। तो ये जो बच्चा है दोस्तों, हम कल कह रहे थे ये बच्चा अपना खून खुद बनाता है। बताया था कि नहीं बताया था? लिम्फोइड ऑर्गन्स और लिम्फोइड टिश्यू पढ़वा दिया तुम लोगों ने। ये बच्चा है दोस्तों। तो ये बच्चा माँ की बॉडी के अंदर है। जब तक ये बच्चा माँ की बॉडी में रहेगा माँ और बच्चे का खून मिक्स नहीं होगा। इस अम्बिलिकल कॉर्ड में 100% फीटल ब्लड होता है, मैटरनल ब्लड नहीं होता है। तो जब तक ये बच्चा माँ की बॉडी में रहेगा माँ और बच्चे का खून मिक्स नहीं होगा। जब इस बच्चे की डिलीवरी होगी, डिलीवरी बच्चे की होती है, माँ की नहीं होती है। पिज़्ज़ा बॉय पिज़्ज़ा डिलीवर करके जाता है, एजेंट डिलीवर नहीं होता, पार्सल डिलीवर करके जाता है दोस्तों। तो डिलीवरी, जब इस बच्चे की डिलीवरी होगी ये प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा, ये प्लेसेंटा टूटेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह रप्चर होगा। उस सीन में ये होगा कि बच्चे का खून माँ के खून में मिक्स हो जाएगा, ना माँ का खून बच्चे के खून में मिक्स नहीं होता है। तो ये बच्चा तो मार्केट में आ गया, बच्चे का खून माँ के खून में मिक्स हो गया। बच्चे का ब्लड ग्रुप ए है, माँ का ब्लड ग्रुप ए है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चे का ब्लड ग्रुप ए है, माँ का ब्लड ग्रुप बी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बच्चा RH नेगेटिव और माँ RH पॉजिटिव, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ RH नेगेटिव है, बच्चा RH पॉजिटिव है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पहला बच्चा है। फ्यूचर में फिर से ऐसा क्रिएट हो गया दोस्तों। फ्यूचर में माँ तो वो नेगेटिव ही रहेगी, वो RH नेगेटिव है, बच्चा फ्यूचर में फिर से RH पॉजिटिव हो गया तो पंगा पैना ही पैना। मतलब देर इज नो ABO इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी मतलब मिसमैचिंग, कंपेटेबल का मतलब मैचिंग होता है। कोई डिवाइस किसी सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं कर रहा बोले कंपेटेबल नहीं है। कंपेटेबल मतलब मिस मैचिंग होता है, इनकम्पेटेबल मिस मैचिंग होता है। देर इज नो ABO इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन माँ एंड बच्चा, बट देर इज RH इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन माँ एंड बच्चा। माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग अलग होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन माँ RH नेगेटिव है और बच्चा RH पॉजिटिव है, सेकंड में भी फिर से RH पॉजिटिव हो जाए तो पंगा पैना ही पैना। ये सारा एंटीबॉडी का गेम चलता है। तो प्रेगनेंसी के 9 महीने होते हैं। प्रेगनेंसी के 9 महीने होते हैं। 3 महीने का एक पीरियड एक ट्राइमेस्टर कहलाता है। एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज वेरी वेरी सेंसिटिव। मेस्टर यानी मंथ के लिए आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो प्रेगनेंसी के 9 महीने होते हैं। 3 महीने का एक पीरियड एक ट्राइमेस्टर कहलाता है। एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज वेरी वेरी सेंसिटिव। उसमें प्लेसेंटा बना ही है। प्लेसेंटा, मैं हमेशा प्लेसेंटा को इंटीमेट कनेक्शन बोलता हूँ, एक इमोशनल अटैचमेंट है, 2 जिंदगियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। और प्लेसेंटा बच्चे की जरूरत होता है। प्लेसेंटा को फीटल लंग बोलते हैं। माँ से ऑक्सीजन चाहिए, माँ से न्यूट्रिएंट चाहिए, इसको यहाँ पे लेके। तो जरूरत बच्चे की है, बदले में देना क्या है? CO2 देना है, नाइट्रोजन वेस्ट ही देने हैं और कुछ ही नहीं देना है।
तो आपने ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व भी सुना होगा, डबल बोर इफेक्ट भी पढ़ा होगा कि माँ में किस तरह से राइट शिफ्टिंग हो जाती है और बच्चा माँ की ऑक्सीजन लेकर लेफ्ट शिफ्टिंग कर जाता है, फीटल हीमोग्लोबिन की बल्ले बल्ले हो जाती है और मैटरल हीमोग्लोबिन की थल्ले थल्ले हो जाती है भाई साहब। तो वो डबल बोर इफेक्ट का कंसेप्ट चलता है। खैर, तो एक तरफ मम्मा है, दूसरी तरफ बच्चा है। प्रेगनेंसी के 9 महीने 3 महीने शुरू के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। उस समय जब प्लेसेंटा बना है तो उस समय मैं कह रहा था प्लेसेंटा बच्चे की ज़रूरत है, उसको माँ से चीज़ें चाहिए सर्वाइव करने के लिए, बॉडी को लाइफ बाहर लाने के लिए। लेकिन अकड़ देखिए उस बच्चे की, अभी तो ये ज़िंदगी शुरू नहीं है, छोकरा होगा या छोकरी वो तो बाद की बात है। अभी अकड़ देखिए कि ह्यूमन बींग में जो प्लेसेंटा बनता है उसके अंदर माँ अपने सारे टिश्यूज़ को, बैरियर्स को शेड ऑफ कर देती है, केवल उसमें फीटल बैरियर्स रहते हैं। मतलब ये ज़रूरत थी इस बच्चे की, माँ से न्यूट्रिएंट चाहिए, माँ से ऑक्सीजन चाहिए, तो बैरियर्स कम होने चाहिए। ज़रूरत बच्चे की है, माँ ने अपने सारे टिश्यूज़ बैरियर को शेड ऑफ कर दिया, बच्चे ने तीनों को रिटेन रखा। मतलब इस बच्चे की अकड़ देखिए कि दूरियाँ बच्चा बनाता है, माँ नहीं बनाती है। माँ ने तो अपने सारे बैरियर्स को शेड ऑफ कर दिया, लेकिन अभी तो ये छोकरा छोकरी पैदा ही नहीं हुआ है, इसने अपने तीनों बैरियर को रिटेन रखा और ये अकड़ अभी से इसके अंदर है। बाद में तो अकड़ देखते ही हम लोग। तो दूरियां बच्चा बनाता है, माँ नहीं बनाती है दोस्तों। तो एक तरफ मम्मा, दूसरी तरफ बच्चा, ये प्लेसेंटा। तो शुरू में जब प्लेसेंटा बना है दोस्तों लेकर, तो इतना प्रोमिनेंट कनेक्शन अभी नहीं है, उसका डेवलपमेंट वगैरह चल रहा है। तो प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, शुरू के जो 3 महीने होते हैं, वेरी वेरी सेंसिटिव, इन्फेक्शन और अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। परिवार में और सोसाइटी में ज़्यादा हो अल्लाह नहीं किया था कि सी हैज़ कंसीव्ड, कि माँ ने कंसीव कर लिया है। उसके बाद लाइफ नॉर्मल चलेगी, नोना पैदा होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है उस समय। तो शुरू के 3 महीने में ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो शुरू के 3 महीने में वो ज़्यादा इन्फेक्शंस के चांसेस रहते हैं। अगर माँ HIV पॉजिटिव है, तो अगर माँ के अंदर HIV का वायरस आ गया है और वो वायरस आ गया है और वो ब्लड में मल्टीप्लाई कर रहा है सेल्स के अंदर, तो फिर ब्लड में वायरस का लोड बढ़ जाएगा, वो वायरस प्लेसेंटा को क्रॉस करके आ जाएगा। कुछ पैथोजन प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। अगर वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर गया है, बर्थ से पहले इसको इन्फेक्शन हो गया है, तो ये कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन होगा। कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन होना और कॉन्जेनिटल डिजीज होना दो अलग अलग बातें हैं। बर्थ से पहले कोई इन्फेक्शन हो गया, रूबेला वायरस आ गया है, HIV आ गया है, सिफेलिस का बैक्टीरियम आ गया है, ट्रेपिनोमा पैलिडम, कुछ पैथोजन प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। शुरू के 3 महीने में इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर वो उसको क्रॉस कर आ गया है वहाँ पे लगे, तो ये बर्थ से पहले इन्फेक्शन हो गया, इसको कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन कहेंगे। बिफोर बर्थ इन्फेक्शन हो गया। कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन होना और लड़की छोड़ दे, कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन होना, कॉन्जेनिटल डिजीज होना दो अलग अलग बातें हैं। कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन होना, कॉन्जेनिटल डिजीज होना दो अलग अलग बातें हैं। बच्चा किसी डिफेक्ट या डिजीज के साथ ही पैदा रहा है, वो कॉन्जेनिटल डिजीज है। HIV के केस में HIV इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चा एड्स लेकर पैदा नहीं होगा। कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन होता है, कॉन्जेनिटल डिजीज नहीं है। नाम से पता चल रहा है एड्स कॉन्जेनिटल नहीं है, इट इज़ एक्वायर्ड। 2 डिजीज होती है, कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड। जो इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस पड़ा वो एक्वायर्ड की कैटेगरी में आती है। कॉन्जेनिटल का मतलब जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर या डिफेक्ट होते हैं सब कॉन्जेनिटल, और एड्स जेनेटिक डिफेक्ट नहीं है। तो कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन हो सकता है एड्स के केस में। देखो, HIV इन्फेक्शन होना और एड्स होना दो अलग अलग बातें होती है। वायरस अगर आ गया है, आपने इन्फेक्टेड ब्लड ले लिया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया है, तो वायरस आपकी बॉडी में आ जाएगा। बॉडी में आ गया तो इन्फेक्शन तो हो गया, तो आप HIV पॉजिटिव तो हो ही जाएंगे। लेकिन आपको एड्स भी होगा, सॉरी ऐसी कोई गारंटी हमारे पास में नहीं है। इस भीड़ में वो लोग भी हो सकते हैं जिनमें HIV आ जाए फिर भी उनको कभी एड्स ना हो। इस दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 1 to 3% पॉपुलेशन वो है जो एड्स के लिए रजिस्टर वायरस आने के बाद भी। हो सकता हो वो लकी विनर आप हो, वो तो आपके इम्यून सिस्टम की जब लॉटरी खुलेगी तब पता चलेगा ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ कि वायरस के आने पे भी एड्स नहीं हुआ। वो तो उसमें HIV का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पे उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। तो वायरस का आना इन्फेक्शन है। अगर माँ HIV पॉजिटिव है, सी हैज़ कंसीव्ड, तो शुरू के 3 महीने में प्लेसेंटा को वो क्रॉस करके आ गया, और वो क्रॉस करके आ गया तो ये फीटस से इन्फेक्टेड हो गया है, ये HIV पॉजिटिव हो गया है। जब 9 महीने बाद बच्चा पैदा होगा, आप उसको एड्स पेशेंट नहीं कहेंगे, आप उसे HIV पॉजिटिव कहेंगे। केवल वायरस का आना HIV इन्फेक्शन है। ये वायरस जब आ गया तो ये वायरस इम्यून सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स को उड़ाएगा जिनका नाम T हेल्पर होता है, और जब हेल्पर ही नहीं रहेंगी, किलर को कौन बोलेगा?
बोलेगा? जब हेल्पर ही नहीं रहेंगी, बी लिम्फोसाइट को कौन बोलेगा? इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा, और जब हो जाएगा तो बंदा इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाएगा। जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया तो बॉडी में लड़ने झगड़ने की ताकत नहीं रहेगी। अब कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा लल्लू पंजू टटपुंज या पैथोजन बॉडी पर अटैक कर देगा, दुनिया भर के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो जाएंगे, और जब दुनिया भर के इन्फेक्शंस हो जाएंगे, दूसरे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोन्स को, हेलमिंथ को अटैक करने का मौका मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आएगा, उसको क्या बोलेंगे? सिंड्रोम बोलेंगे। तो जब वायरस आ जाता है, ये तो HIV इन्फेक्शन हो गया, कई सालों के बाद जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो फिर दूसरे पैथोजन को अटैक करने का मौका मिल जाता है, तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाते हैं, तब मिलाकर क्या बोलते हैं? एड्स। HIV इन्फेक्शन प्लस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस इज इक्वल टू एड्स। तो एड्स के केस में कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन हो सकता है, ये कॉन्जेनिटल डिजीज नहीं है। अगर माँ HIV पॉजिटिव है तो इन्फेक्शन तो हो गया, लेकिन बच्चा एड्स लेके पैदा नहीं होगा, वो HIV पॉजिटिव पैदा होगा। तो हम ये कह रहे हैं, हम IgM की ही बात कर रहे हैं। IgM को ओल्डेस्ट एंटीबॉडी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ओल्डेस्ट एंटीबॉडी? इट इज द फर्स्ट एंटीबॉडी फॉर्म्ड बाय फीटस बाय द एज ऑफ 5 मंथ्स अगेंस्ट कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन। देखो, प्रेगनेंसी के 9 महीने हैं, शुरू के 3 महीने में इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा है। अगर कोई पैथोजन क्रॉस करके आ गया है तो फीटस तो उससे इन्फेक्टेड हो गया, बर्थ से पहले इन्फेक्शन हो गया, तो ये कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन है। जब ये बच्चा 5 महीने का होगा, कितने वीक्स का? 20 वीक्स का। 3 मंथ का मतलब क्या हो गया? सॉरी, 5 मंथ का मतलब 20 वीक्स। जब बच्चा 20 वीक्स का होगा, कितने वीक्स का होगा? 20 वीक्स का होगा, है ना? तो ये बच्चा पहले इन्फेक्टेड हो गया, शुरू के 3 महीने में इन्फेक्शन हो गया। जब ये बच्चा खुद 5 महीने का होगा, खुद कोई एंटीबॉडी बनाएगा। कौन सा बनाएगा? IgM बनाएगा। तो IgM इज द फर्स्ट एंटीबॉडी फॉर्म्ड बाय फीटस बाय द एज ऑफ 5 मंथ्स अगेंस्ट कॉन्जेनिटल इन्फेक्शंस, हेंस नेम्ड ओल्डेस्ट एंटीबॉडी। तो आज भी हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आता है, हमारा इम्यून सिस्टम पहले कोई एंटीबॉडी बनाता है, हमेशा कौन सा होता है? IgM होता है। पहले हमेशा IgM ही बनाता है। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है, मेन रोल हमेशा IgM का ही रहता है। जब भी कोई एंटीजन या पैथोजन आ रहा है तो बॉडी पहले IgM बनाता है। क्या बनाता है? IgM बनाता है, बाद में वो IgG बनाता है। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है, मेन रोल IgM का ही होगा। किसका होगा? IgM का। और फ्यूचर में उसी तरह का पैथोजन या एंटीजन आ गया तो इस बार सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स है, मेन रोल किसका होगा? IgG का होगा। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है, मेन रोल IgM का होता है, और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स है, मेन रोल किसका होता है? IgG का होता है। तो पहले बॉडी हमेशा क्या बनाता है? क्या बनाता है? IgM। क्या प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में IgG का कोई रोल होगा? यस, रोल तो होगा, मेन रोल इसका होगा। क्या रे क्रीम रोल? मेन रोल इसका होगा, है रे, मेन रोल इसका होगा। ये सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स है, ये प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है, मेन रोल IgM का है, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स